जय साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, साइकोलॉजी की जो आपकी प्रमुख क्लास है एमसीक्यू की, जो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर आप एमसीक्यू करवाइए। रिवीजन तो आपने फटाफट करवा दिया और रिवीजन की हर एक क्लास हमें याद भी हो गई है, तो क्यों ना इस साइकोलॉजी के एमसीक्यू की एक क्लास लेकर के आइए। तो साथियों एमसीक्यू की क्लास आज लेकर के आए हैं, बात कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले के साथियों टोटल इसमें प्रश्न रहने वाले हैं। बात करें तो कितने, अगर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के साथियों कुछ सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ने वाला हूं। लास्ट में 5 सवाल ऐसे रहेंगे जो मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूं कि इन 5 सवालों का जवाब आपको देना साथियों। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। टॉप मोस्ट क्वालिटी के प्रश्न लेकर आए हैं साथियों। सबसे पहले देखो, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु महत्वपूर्ण है। साथियों हर एक सवाल को बारीकी से समझना है, एक बार समझ नहीं आए तो 2 बार पढ़ना है। साथियों किस तरीके से प्रश्न को हल करना है कि आधे से ज्यादा साइकोलॉजी आप अगर प्रश्नों को 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना तो आधे से ज्यादा साइकोलॉजी ऐसे ही सरल हो जाएगी साथियों। देखो किसकी भूमिका यानी किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था यानी कि आपकी जो मान के चले 2 3 4 साल की बात हो रही है। बालकों के संवेगात्मक विकास हेतु महत्वपूर्ण है। देखो 2-4 साल के अंदर अध्यापक जाएगा नहीं, अध्यापकों के पास तो जाएगा नहीं। संगी साथियों के साथ ये 7 8 10 साल की बात होती तो अपन कह देते। पड़ोसियों की नहीं होगी तो माता पिता ही सबसे प्रमुख रोल अदा करते हैं साथियों। इस उम्र के अंदर कौन रोल अदा करते हैं? माता पिता। सबसे संवेगात्मक जो विकास होता है उसमें सबसे रोल ज्यादा माता पिता का रहता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है साथियों? सबसे कम प्रभावित कौन करेगा वो बताना है। क्या परिवार संवेगात्मक विकास को जरूर प्रभावित करता है साथियों। आर्थिक स्थिति साथियों ध्यान देना, पैसे चाहे कम है चाहे ज्यादा है, चाहे पैसे है या नहीं है, संवेगात्मक भय प्रेम करना या आपके घृणा वगैरह हो गया, डर हो गया, इनका विकास चाहे वो गरीब है तो भी होगा, अमीर है तो भी होगा। यानी कि अगर सबसे कम प्रभावित करेगा तो यही प्रभावित करेगा आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन संवेगात्मक विकास तो होगा ही होगा साथियों। अगला है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है अपन को नहीं पता, तो अपन ऑप्शन से क्रॉस मेथड अपनाते हैं साथियों। देखो प्यार दुलार से क्रोध तो नहीं आएगा, क्रोध तो विकसित नहीं होगा प्यार दुलार से भय भी नहीं होगा, प्यार दुलार से आक्रामक भी नहीं होगा छात्र, तो प्यार दुलार से क्या हो जाएगा? अनुराग की तरफ वो जाएगा साथियों। तो अपन को क्या करना है? क्रॉस मेथड अपनाते हुए सवालों को सॉल्व करना साथियों। अगला, स्पिनोजा ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? साथियों टॉप मोस्ट प्रश्न है, बहुत सारी किताबों में नहीं भी दे रखा, लेकिन अगर आप देखोगे मेरे नोट्स के मैंने हेडलाइन की तरफ ऊपर की तरफ लिख रखा है, मैकडूगल का लिख रखा है कि मैकडूगल ने कितने दिए साथियों? 14 दिए हैं। अगर मैं बात करूं डेकार्टा, मैंने साफ साफ लिख रखा है डेकार्टा ने कितने दिए साथियों? 6 दिए हैं। और डेकार्टा के साथ जॉन गॉल्सन ने भी कितने दिए साथियों? 6 दिए हैं। अगर मैं बात करूं स्पिनोजा और वाटसन दोनों ने कितने दिए साथियों? 3 दिए हैं। दोनों ने कितने दिए? 3 दिए। तो यहाँ पर स्पिनोजा ने संवेग को कितने भागों में बांटा साथियों? 3 भागों में बांटा है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चले। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है उसका संबंध कौन से संवेग से है, कि जिज्ञासा से कौन सा संवेग निकलकर आता है साथियों? तो सबसे पहले बात करें भय तो नहीं होगा साथियों। फिर बात करें घृणा भी नेगेटिव चीज दिख रही है, ध्यान रखना नेगेटिव चीजों को काटते हुए चलना है अपन को उसके हिसाब से। भूख या क्या जिज्ञासा से भूख लगती है क्या? नहीं लगती। जिज्ञासा कब होगी? जब आश्चर्य होगा तब क्या होगी? अपने जिज्ञासा होती है साथियों। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। परीक्षा में तनाव जो टेंशन होती है ना वो निष्पत्ति यानी रिजल्ट को प्रभावित करता है। ये तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है साथियों? ये आपको बताना है किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। जिस प्रकार से टेंशन होगी तो रिजल्ट में उसका फर्क पड़ता है साथियों, यानी कि सिमिलर चीजें हैं। यानी कि आप बात करें तो इधर भी पॉजिटिव चीज है, इधर भी पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे। अगर तनाव नहीं होगा तो निष्पत्ति भी नहीं होगी। तो देखो तनाव और विलोपन तो दोनों एक जैसे हैं सब साथियों। निष्पत्ति और चिंता दोनों एक जैसे, नेगेटिव है दोनों के दोनों। संज्ञान और प्रतियोगिता दोनों एक जैसे, पॉजिटिव चीज है। तो संज्ञान और भावना की बात करें तो साथियों यहाँ क्या हो जाएगा? संज्ञान और भावना। अब ध्यान रखना कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे साथियों जो आपकी नजर में ऐसा होगा कि सर मेरी नजर में तो यही उत्तर है, लेकिन उसका वहां पर और कुछ ही उत्तर माना जाएगा साथियों। तो साइकोलॉजी के अंदर कम से कम 2 से 3 सवाल ऐसे निकलते हैं भी है जहां पर आपकी थॉट अलग कहती है, एग्जामिनर की थॉट अलग कहती है। एग्जामिनर अलग तथ्य पेश करता है, आप अलग तथ्य पेश करते हो साथियों। प्रश्न संख्या 7 की बात करें। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। खेल के माध्यम से अपने संवेगों का क्या कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है साथियों। ये विकास निम्न में से कौन सा है? किस प्रकार का ये विकास है साथियों? ये आपको बताना है। क्या ये सामाजिक विकास है,
क्या ये शारीरिक विकास है, क्या ये संवेगात्मक विकास है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं तो काट देना है साथियों। समाज वित्तीय विकास भी काट देना। अब आपकी दिक्कत रहेगी कि सर शारीरिक करें या संवेगात्मक करें, तो साथियों यहाँ पर खेल के माध्यम से बालक अपने संवेग पर कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? संवेग पर कंट्रोल कर रहा है साथियों। तो संवेग पर कंट्रोल कर रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा साथियों? संवेगात्मक विकास होगा। शारीरिक विकास तो वो क्या होगा? खेल कूद के वजह से उसके शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या होगा? शारीरिक विकास होगा साथियों। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा साथियों? संवेगात्मक विकास होगा। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने विभाजित किया? जस्ट अभी अपन ने चौथा प्रश्न जो देखा था साथियों, देखिए उसके अंदर मैंने साफ साफ बताया भी था कि मैकडूगल ने 14 में बांटा है। मैकडूगल और किसने बांटा है साथियों? गिलफोर्ड ने 14 के अंदर बांटा है। तो मैकडूगल ने कितने भागों में बांटा है मूल प्रवृत्तियों को? 14 भागों में साथियों। भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भय कब उत्पन्न होगा अपने? भय डर कब आएगा साथियों? डर की अगर मैं बात करूं, अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक। अचानक आपको उद्दीपक का मतलब हो गया भोजन वगैरह अचानक दिखा है तो आपसे डर होगा क्या? नहीं होगा साथियों, ये भी नहीं होगा। अहंकार युक्त स्थान पर, जहां आपको घमंड हो उस स्थान पर डर लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं लगेगा उस जगह पर डर। तो तेजी से गिरती हुई वस्तु को, तेजी से गिरती हुई वस्तु उसकी वजह से आपको डर लगेगा क्या? साथियों यहाँ पर हो सकता है आप इस तरफ जाओ, लेकिन एक दर्द है, दर्द की वजह से भी भय उत्पन्न होता है। आपके अंदर एक डर, अंदर की तरफ से, अंदर से जो डर निकलता है उसकी वजह से भी क्या होता है साथियों? भय उत्पन्न होता है। भय और डर क्या हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं साथियों। क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय किस प्रकार का है? क्रोध अभिप्रेरणा है क्या? मोटिवेशन है क्या? क्रोध व भय मोटिवेशन तो किसी भी हालत में नहीं है साथियों। परिकल्पना भी नहीं है, मूल प्रवृत्ति भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर इसकी क्रोध व भय किस प्रकार का हो जाएगा साथियों? संवेग है एक तरह से। क्या है? क्रोध, भय, प्रेम, डर, घृणा वगैरह ये सब क्या है? आपके रोना वगैरह क्या है? सब संवेग है साथियों। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की क्या है? उत्तेजित दशा है। तो ये बताइए, ये कथन किसने कहा है संवेग के बारे में? संवेग के बारे में, संवेग को उत्तेजित किसने बताया साथियों? वुडवर्थ ने क्या बताया है साथियों? उत्तेजित बताया है इसको। वुडवर्थ ने क्या करा है? उत्तेजित बताया है साथियों। सर्जनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि का सहायता लेनी चाहिए? सर्जनशीलता यानी बच्चों को एक्टिव बनाना है। बच्चे सर्जनशील कहेंगे किसको? जो अपने हाथों से एक्टिव करता है, कुछ लिख रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है, मतलब जो कागज को मोड़ मोड़ के प्लेन जो बना रहा है, वो सब बालक क्या है? सर्जनशील है साथियों। तो उनको क्या करवाना चाहिए? व्याख्यान विधि। व्याख्यान से तो बोर होते हैं, ये क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि, इसको काट दो। दृश्य श्रव्य सामग्री हो सकता है। अब अपन को दो में से चूज करना है, या तो दृश्य श्रव्य या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो अपन को सर्जनशील बालकों को आगे बढ़ाना है। दृश्य श्रव्य सामग्री जो है आपके पिछड़े हुए बालक है, जो विमंदित बालक है, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर्जनशील बालक जो इंटेलिजेंट है पहले से, उनके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचार विमर्श सही रहेगा साथियों। अगली बात करें, शिक्षक बच्चों के सृजनात्मक विकास विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विकास विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसका क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बात करें, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर के एबीसीडी दे दिए, नहीं साथियों, उससे सृजनशील नहीं विकास नहीं होगा। समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछ करके हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। अभी तक उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए वो तो रटना हो गया, उससे सृजनशीलता का कोई काम नहीं है। उनमें से प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, उनसे प्रत्यास्मरण यानी ये जो अपने प्रश्न पूछते हैं ना स्कूल के अंदर, वो पूछ करके, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? समस्या का समाधान आधारित प्रश्न पूछेंगे उनसे कि आपने ये समस्या दी, मैंने उसको किस प्रकार से सॉल्व करा है, वो समस्या दी, उसमें आपने क्या क्या पार्ट काम में लिए कि आपसे वो समस्या सॉल्व होगी। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? समस्याओं के समाधान के प्रश्न पूछ सकते हैं साथियों। अब देखो साथियों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑथेंटिक आते हैं, जिनका जवाब सिर्फ एक लाइन में होता है। ऐसे आपके 30 में से लगभग 7 से 8 सवाल ऐसे रहेंगे जो ऑथेंटिक रहेंगे, जिनमें एग्जैक्ट फिक्स उत्तर रहेगा, जो इस प्रकार से 14 प्रश्न है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? शब्दों का भंडार 2 साल के अंदर शब्दों का भंडार कितना हो जाएगा साथियों? तो ऐसे सवालों में आपको अपने स्वविवेक से काम लेना, क्योंकि ऐसी चीजें अपन याद तो रख नहीं सकते। अब आपको सोचना है कि सर 2 साल में कितने शब्द काम में ले सकता है? क्या वो 10 तो नहीं लेगा? क्या वो 50-60 में से ले सकता है? सर 50 लेगा तो 60 और 50 तो लगभग सिमिलर ही है, तो अपन किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? 100 शब्दों की तरफ साथियों। ये अपन ऑप्शन पकड़ने की एक रणनीति है, वरना अगर याद है तो सबसे बढ़िया साथियों। अगला प्रश्न है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। शिशु सबसे पहले अनुकरण किसका करेगा? व्यंजनों का, स्वर का, स्वर में व्यंजन दोनों का, या शब्दों का? साथियों देखो, अनुकरण के लिए शिशु की बात कर रहा है। शिशु स्कूल ही नहीं जाता तो वह स्वर व्यंजन का तो कोई काम ही नहीं है साथियों, इन तीनों का तो कोई काम ही नहीं है। शिशु स्कूल नहीं जाता तो वो अपने शब्दों से क्या करेगा? अनुकरण की प्रक्रिया को पकड़ने का कार्य करता है साथियों। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। कितने वर्षों की उम्र में वो अधिकांश बालक अपने मातृभाषा सीख लेते हैं? पूरी की पूरी सीख लेते हैं। तो 1 वर्ष का बालक तो नहीं सीख पाएगा,
2 वर्ष का बालक भी नहीं सीख पाएगा। अब रही अपने पास दो ऑप्शन कि 4 वर्ष वाला सीखेगा या 6 वर्ष वाला। 4 वर्ष वाला सीख सकता है साथियों, लेकिन ये कह रहा है कि अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, यानी कि पूरी की पूरी बात कर रहा है, तो पूरी लगभग कब सीख लेते हैं वो 6 वर्षों में। और ऐसी बात करें तो पूरी वो अपने कभी मतलब 10 साल में भी नहीं सीख पाता। लेकिन अगर आप उन 4 और 6 में से अपन को टिक करना होगा तो अपन किस पे करेंगे? 6 पे साथियों। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। सबसे प्रारंभिक बचपन काल कौन सा रहेगा भाषा के विकास के लिए? सबसे बात करें भाषा का विकास सबसे ज्यादा कब होगा साथियों? क्या वो कब महत्वपूर्ण है? भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कब महत्वपूर्ण काल है? भाषा का विकास सबसे पहले जो प्रारंभिक बचपन आपका शिशु अवस्था के बाद पूर्व बाल्यावस्था है, वहां सबसे ज्यादा क्या है? कब महत्वपूर्ण तो नहीं होगा, वही जो काल है जहां पर बालक का लगभग 50% विकास हो जाता है साथियों। तो ये कम महत्वपूर्ण तो नहीं होगा। अमहत्वपूर्ण, देखो कम महत्वपूर्ण और अमहत्वपूर्ण दोनों एक ही है, तो दोनों ऑप्शन कट गए। निरपेक्ष भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? अति संवेदनशील रहेगा, बहुत ही ज्यादा अति संवेदनशील है। इस एज के अंदर अगर बालकों को कुछ सिखाया जाता है तो बहुत जल्दी क्या करते हैं? पकड़ मजबूत करते हैं साथियों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइएगा इस क्लास को भी, क्योंकि इंपोर्टेंट क्लास है, प्रश्न छाटे में प्रश्न है। और अगर बात करें तो जो प्रश्न अपन को नहीं आ रहे ना, क्रॉस मेथड अपना के अपन उत्तर निकालने की कोशिश करें, वैसा ही काम आपको करना है। जब भी एमसीक्यू करने बैठो, चाहे टीचिंग मेथड हो चाहे साइकोलॉजी के हो, अगर आपको नहीं आ रहा दोबारा पढ़ो उसको, उसमें जो जो शब्द भारी भारी देर को उनको गोला करो कि वो शब्दों का मतलब क्या है। फिर भी नहीं पता चल रहा तो क्रॉस मेथड अपनाते हुए अपन जवाब देते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 18 की बात करें, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? सबको पता है प्रथम कक्षा किसे मानेंगे साथियों? घर को माना जाता है अपने। एक विद्यार्थी कहता है कि उसके दादा आए हैं। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए साथियों? देखो ऐसे ऑथेंटिक सवाल जो अपने बीएसटीसी के अगर आपने पढ़े होंगे टीचिंग मेथड, तो वहां पर ऐसे सवाल आते हैं साथियों। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, उसका दादा, एक क्लास में एक बच्चा आया कि सर उसका दादा आया है, तो आप टीचर होने के नाते क्या कहोगे? आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, आप अपन उसको कह देंगे भाई आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कह सकते। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे, अपन वहां ज्ञान नहीं छाटेंगे, आप सही नहीं बोल रहे, आप गलत बोल रहे, ये भी नहीं। अब देखो दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, अपन उस बच्चे को कहेंगे ऐसा नहीं कहते दादा आया है, ऐसा कहना चाहिए कि दादाजी आए हैं। या फिर अच्छा उसके दादाजी आए, तो पहली प्रतिक्रिया ध्यान रखना, अपने पहली प्रतिक्रिया यही होगी अच्छा उसके दादाजी आए हैं, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। अब ध्यान रखना, आप सोच रहे हो कि सर इस ऑप्शन की तरफ भी तो जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा अगर अपने पास ऑप्शन है तो अपन उस अच्छे वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा, और ये वाला नहीं होगा साथियों, ध्यान देना। बच्चों के भाषाई विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बच्चों के भाषाई विकास के लिए साथियों अगर मैं बात करूं तो उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, सही बात है। भाषाई कौशल के विकास है तो गतिविधियां आयोजित, एक्टिविटी आयोजित होनी चाहिए, सही बात है। लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनने का अभ्यास करना चाहिए, ये भी सही है, यानी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी होना चाहिए, तभी भाषा का क्या होगा? विकास होगा साथियों। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? स्वयं की भावनाएं कंट्रोल करनी है, स्वयं की भावनाएं संबंधित बुद्धि को कंट्रोल करने की जो होती है बुद्धि, उसको क्या कहते हैं? भाषाई बुद्धि नहीं साथियों, इसको क्या कहेंगे? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक मतलब क्या होता है? अपने अंदर की जो बुद्धि और छांटना करना हो गया, छांटना, तो क्या कहेंगे इसको? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। स्थायी बुद्धि की बात करें तो साथियों ये मूर्तिकार वगैरह जो होती है, जो मतलब स्थान विशेष का जो ज्यादा ध्यान रखते हैं। निम्न से कौन सर्जनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? सर्जनात्मकता का लक्षण कौन सा नहीं है? लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण या सततता। ध्यान रखना, इसने पूछा लक्षण नहीं है, लचीलापन तो होगा। आप मान के चलो क्लास में जो बहुत ज्यादा एक्टिव बच्चा है, जो बदमाशी भी करता है, नंबर भी लाता है, लेकिन हर एक एक्टिविटी में एक्टिव है, क्या वो लचीला है? क्या हाँ है वो लचीला, वो सर्जनशील है। तो लचीला का मतलब हो गया आप जिस परिस्थिति में उसको ढलना चाहो उस परिस्थिति में ढल जाए, तो लचीलापन तो है साथियों। मौलिकता होती है उसके अंदर, विस्तार करने की क्षमता होती है, लेकिन सततता नहीं होती। सततता का मतलब होता है लगातार। अगर वो मान के चलो उसका ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है तो वो क्या इसी तरह से बढ़ेगा हमेशा के लिए? नहीं साथियों, हो सकता है कभी उसका ग्राफ ऊपर जाए कभी नीचे जाए, तो सततता यहाँ पर नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सततता साथियों। सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? गलत क्या चीज है? नेगेटिव चीज आपको पकड़नी है साथियों, ये ध्यान देना। सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं, ये बात सही है, चलते हैं साथ साथ। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, हाँ होता है जी, ये भी बात सही है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक पड़ते हैं, सब जगह एक जैसी होती है, हाँ होती है सर। तो फिर बचा कौन सा ऑप्शन? सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है क्या? नहीं, अहम किसी भी हालत में नहीं होगा। सृजनशील बालक में अहम अपने आप में किसी भी हालत में नहीं होता है साथियों।
अगली बात करें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य हो जाएगा साथियों, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, ये भी सही बात है। दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल होना, नहीं साथियों। विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल, ये भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर अंतर्वैयक्तिक जो क्या करेगा, अंतर उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। इस व्यक्ति को मैंने समझा है, इस व्यक्ति को मैंने समझा, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो वो क्या करेगा, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का जो कौशल विकसित करेगा, उसी को अपन क्या कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं साथियों। निम्नलिखित में सर्जनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है, सर्जनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है, ये बताना है साथियों, नहीं है, ये ध्यान रखना। मौलिकता, अनुशासन, धारा परिवाहिता या लचीलापन, कौन सा नहीं है। अब ध्यान देखना साथियों, जो सर्जनशील बालक है, मैंने कहा क्लास में बहुत बदमाश भी है, हर एक एक्टिविटी में एक्टिव है, तो क्या वो अनुशासन में रहेगा क्या, नहीं, अनुशासन में वो कभी नहीं रहता है। सर्जनशील बालक कभी भी अनुशासन में नहीं रहता है साथियों। इसके अगले प्रश्न की बात करें, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएगा साथियों, देखिएगा अलग अलग सिद्धांत की अगर बात करें अपन, अलग अलग सिद्धांत मैंने बताए थे आपको। एक तत्व सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत कौन किसने दिया साथियों, बिन्ने ने दिया है। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था साथियों, बिन्ने ने दिया था। बहुतत्व, बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था साथियों, थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत दिया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। अगर आपसे पूछे समूह तत्व सिद्धांत, तो समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया साथियों, थ्रस्टर ने दिया है। अगर आपसे पूछे त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, तो 3 आयाम बताए हैं अलग अलग, वो किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है साथियों। अगला, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। बच्चों का सृजनात्मक विकास नहीं हो, इसमें क्या सहायक नहीं, खेल से हो सकता है, भाषण से, कहानी लेखन से, निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं से। अब किससे सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा, सृजनात्मकता का मतलब होता है एक्टिव रहना, बच्चा हाथ पैर चलते रहने चाहिए, कभी ये कर रहा है, कभी वो तोड़ रहा है, कभी ये कर रहा है, तो सृजनशील बालक भाषण वगैरह से इसको कोई मतलब नहीं रहेगा साथियों। अगला प्रश्न है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिससे नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। यानी कि देखो प्रश्न ऐसा लग रहा है सर क्या बोला है, क्या प्रश्न को समझ नहीं आ रहा, क्या रहा है, तो आपको भी ये करना कि पॉज करते हुए वीडियो को समझना है साथियों। वीडियो पॉज करा, आपको समझा, फिर आपने अपना उत्तर दिया, उसके बाद में क्या करना है, जो मैं उत्तर दूं उससे आपको मिलान करना है साथियों। वह विचारात्मक प्रक्रिया, विचारात्मक यानी आपके मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं साथियों, जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो। प्रस्तुतिकरण निहित हो यानी कि प्रस्तुत कर रहे हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, रचनात्मकता कह सकते हैं। रचनात्मकता में अपन क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, रचनात्मक नए नए क्या करते हैं, काम करते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं। अभिनव तो नहीं होगा, बुद्धिमत्ता नहीं होगा, नव विचार हो सकता है साथियों, लेकिन रचनात्मकता में क्या कर रहे हैं, नव विचार, नए नए विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं। रचनात्मकता में क्या आ रहे हैं, जो मस्तिष्क में विचार है उनको आपने रचना के रूप में बाहर किया है। आपके मस्तिष्क में विचार आया कि मैं ऐसा कोई डिवाइस बनाऊं, ऐसा कोई कार्य करूं, तो ये मस्तिष्क में विचार है, तो ये नव विचार है। लेकिन अगर आपने उसको कार्य करके वो जो डिवाइस बना ही दिया, वो रचनात्मक कार्य कहलाएगा साथियों। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने देखा कि राघव जो है अपने कीबोर्ड पर बहुत अच्छे से वो म्यूजिक बजा रहा है, मधुर संगीत। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय है। शारीरिक गति को तो वो खेलते हुए देखता तो शारीरिक होती, संगीत में हो सकता है क्योंकि वो क्या कर रहा है, वाद्य यंत्र बजा रहा है। भाषा बोलने की कला, अगर वो तो कोई भाषण वगैरह देता तो भाषा ही मानते। स्थानिक यानी कि वो जो स्थान की पहचान करना, मूर्तिकार वगैरह होता तो स्थानिक होता। तो इसमें कौन सी बुद्धि सबसे उच्च स्तरीय है, संगीत बजा रहा है, तो संगीत में बुद्धि है साथियों। अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों को अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है साथियों। कवि हो सकते हैं क्या वो शारीरिक गति रख रहे हैं, नहीं हो सकते, कवि तो भाषिक होते। वाचक, वाचन यानी भाषण वाले होते वाचक। राजनेता, बोलने करने में जो प्रखर है वो राजनेता होता है। शल्य चिकित्सक, हाँ शल्य चिकित्सक हो सकते हैं साथियों। देखो चारों ऑप्शन में से शल्य चिकित्सक ही वो होता है जो एक्टिव रहता है। शल्य चिकित्सक जो चीर फाड़ करता है, जो अपने हाथों को काम में लेता है, जो शल्य चिकित्सक मतलब चीर फाड़ करके ऑपरेशन वगैरह करने वाला। तो वहां पे क्या होता है साथियों, गतिक बुद्धि काम में ली जाती है, जो गति कर रही है बुद्धि काम में ले रहे हैं साथियों। हार्वर्ड के गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है साथियों। संगीतनात्मक का क्या हो जाएगा साथियों, वायलिन या वादक हो जाएगा। भाषिक का क्या हो जाएगा साथियों, अगर मैं बात करूं भाषिक, भाषिक सीधा सीधा क्या है, कवि है साथियों।
अगर बात करूं अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक क्या कहलाएगा? चिकित्सक कहलाएगा। स्थानिक, स्थानिक का मतलब हो गया जो पहचान वगैरह करता है कि किसने कौन सी वस्तु बनाई है, या पूरे स्थान को जानता है। अगर जो ड्राइंग बना रहा है वो स्थानिक है, जो मूर्ति बना रहा है वो स्थानिक है, जो अपने हाथ की कला दिखा रहा है वो क्या है? स्थानिक है साथियों। तो इसका मिलान इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे थे साथियों। अगला आपको मिलान करना है साथियों। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? एक तत्व सिद्धांत सीधा सीधा ध्यान रखना, स्पीयर अपने बिने ने दिया है एक तत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया साथियों? बहुतत्व सिद्धांत ऊपर भी आया है एक सवाल, किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। फिर समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया? समूह तत्व सिद्धांत साथियों थ्रस्टर ने दिया। तो गिलफोर्ड ने कौन सा दिया? त्रिआयामी। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर पहला, डी के अंदर पहला तो ऑप्शन ए में भी है और सी में भी है। पहले में ए के अंदर कौन आ जाएगा? आपके ए के अंदर आ जाएगा बी, ए के अंदर बी साथियों। इसलिए इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन पहले, ए के नीचे कौन बनेगा? ए के नीचे तो बन जाएगा आपके 2, बी के नीचे कौन बनेगा साथियों? बी के नीचे बनेगा 3, सी के नीचे कौन बनेगा साथियों? सी के नीचे बन जाएगा 4 और डी के नीचे बनेगा आपके 1। इस प्रकार से ये ऑप्शन बनना चाहिए था, लेकिन शायद कोई मिसप्रिंट हुई है। इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है त्रितंत्री सिद्धांत में। व्यवहारिक बुद्धि साथियों आपने पढ़ाई नहीं है त्रितंत्री, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि तो जानते हो ना, जो अपने व्यवहार को काम में लेती है, व्यवहार को लचीला बनाती है। तो पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार प्रस्तुत करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिससे आप सफल हो सके, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो साथियों इसमें कौन सा हो जाएगा? व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। व्यवहारिक बुद्धि का अपने दिमाग को काम में नहीं लिया जा रहा है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से। जो व्यवहारिक है ना साथियों, वो क्या करेगा? वो सभी में एक्टिव रहेगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना ये नहीं। अगर जो व्यवहारिक बुद्धि है, जो मिलनसार है, वो हर एक काम में एक्टिव है साथियों, तभी तो वो मिलनसार और व्यवहारिक है। केवल अपने सब्जेक्ट में वो महारत नहीं होगा, सभी सब्जेक्ट में होगा। अगर अपने सब्जेक्ट में महारत होता तो शायद उसको अपन कहते हैं अंतर्मुखी, जो केवल और केवल अपने अंदर समाहित रहता, बाहर वगैरह किसी से कोई मतलब नहीं है साथियों। स्पीयरमैन 1944 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था साथियों? स्पीयरमैन ने आपको कौन सा सिद्धांत दिया था साथियों? ऑप्शन नंबर आ जाएगा एक कारक सिद्धांत, जी कारक सिद्धांत, विशिष्ट बुद्धि या फिर सांस्कृतिक बुद्धि। तो आपके अगर मैं बात करूं तो स्पीयरमैन ने कौन सा दिया था साथियों? जी कारक सिद्धांत दिया था। इसको द्विकारक सिद्धांत भी अपन कहते हैं साथियों। अगला, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया साथियों? द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, जस्ट उसको जी कारक भी कहा जाता है साथियों। जी कारक शायद वहां द्विकारक ही हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तियों को दर्शाता है? भाषिक बुद्धि, भाषा के संबंधित जो दिखा रहा है वो क्या हो जाएगा साथियों? अगर मैं बात करूं, स्वर राग सुर के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है भाषा वाला। भाषा की बुद्धि को याद रखना, एक शब्द पकड़ना, फिर उस ऑप्शन को अपन डिफाइन करेंगे साथियों। ध्यान देना और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता है क्या उसके अंदर? तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल करने की योग्यता है क्या? या शब्दों का अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील है क्या? तो शब्द, भाषिक बुद्धि के अंदर शब्दों का ही पूरा खेल है, तो वो क्या करेगा? शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति क्या होगा? संवेदनशील होगा साथियों। अगला है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होगा साथियों? अवधारणा क्या शारीरिक विकास होगा, क्या सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, या फिर कौन सा होगा? बौद्धिक। तो अवधारणा अपने अंदर रखना कि वहां पर अगर जाओगे तो वहां भूत का साया है, वहां देवताओं का निवास है, तो अपने को जो भय वगैरह जो अंदर से आते हैं वो किसका है साथियों? संवेगात्मक विकास है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि सिद्धांत यानी बहुत सारी बुद्धियों की आलोचना कौन सा सिद्धांत कर रहा है? आपको बताना। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने के लिए उपलब्ध करवाती है साथियों। वह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह अनुभविक शिक्षकों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। तो साथियों यहाँ नेगेटिव छांटना, आपको आलोचना मतलब नेगेटिव छांटना बहुबुद्धि का। तो अब देखो नेगेटिव फीलिंग किसमें से आ रही है? क्या बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं? केवल प्रतिभाएं तोड़ना है साथियों। बहुबुद्धि में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बुद्धियां चलती, केवल प्रतिभा पर डिपेंड नहीं है। तो इसकी आलोचना कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4 कर रहा है साथियों। अगला, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है साथियों? किसके ऊपर बल देगा हार्वर्ड का? शिक्षार्थियों से अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर। बुद्धि का जो सिद्धांत दिया है गार्डनर ने, वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग बुद्धियां होती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग बुद्धियां, किसी की बुद्धि कौन सी एक्टिव है, किसी में कोई सी बुद्धि एक्टिव है, तो हर एक व्यक्ति के अंदर क्या होती है? विलक्षण योग्यता होती है साथियों। अगर अगले की बात करें अपन प्रश्न संख्या 40 की,
निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? साथियों ध्यान देना, ये नहीं है और है को आराम से पकड़ना है साथियों, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। कम से कम 10 सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पर नहीं है लिखा हुआ होगा, और अगर आपने है पढ़ लिया तो वो गलत हो जाएगा साथियों पूरा का पूरा। तो इसमें बात करें कौन सा ऐसा दृष्टिकोण जो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है साथियों, तो आपको बताना ये शोध आधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियों भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राप्त एक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट, देखो प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्ट प्रदर्शित करता है? नहीं, प्रतिभाशाली बालक वही कहलाएगा जो हर एक फील्ड में एक्टिव होगा। जरूरी नहीं है कि उसके अंकीय ज्ञान के आधार पर उसको प्रतिभाशाली कहे। अगर उसका प्रतिभाशाली लेवल क्या होता है 140 प्लस होता है, तो अगर 140 प्लस आईक्यू है ना साथियों, तो वो हर एक फील्ड के अंदर एक्टिव है, तभी उसका आईक्यू लेवल क्या है 140। तो वो किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शित नहीं करता, वो सभी में करता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? एयरपोर्ट जो आपके पायलट बनना है, पायलट के लिए आप कौन सी बुद्धि काम में लोगे साथियों? गतिक बुद्धि काम में लेनी है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है साथियों? तो बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त कथन कौन सा, ये आपको बताना है साथियों। बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारण किया जा सकता है, केवल मानकीकृत के आधार पर नहीं कर सकते साथियों, ये अपना क्या हो जाएगा नेगेटिव है पॉइंट। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली, उदाहरण प्रक्रमण की गति, संवेदी, यानी ऐसा भी नहीं है कि केवल यहीं पे संबंधित है। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है क्या? बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता, क्या विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करोगे तभी बुद्धिमान माने जाओगे? नहीं, विद्यालय से बाहर भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। बुद्धि बहुआयामी है साथियों, इसमें कई पहलू होते हैं, बहुआयामी है। ध्यान देना साथियों, आपको अगर बात करें पहला ऑप्शन लग रहा है कि होगा, तो आपके पास तीसरा, सेकंड, चौथा और उस ऑप्शन में भी जाना हो सकता है, उससे अच्छा ऑप्शन भी वहां पर मिल जाए। गार्डनर ने 7 अभियोक्ताओं का अधिमान निर्धारण किया, इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। कौन सा गार्डनर ने नहीं दिया है? स्थान संबंधी अभियोग्यता बताइए उसने। भावनात्मक साथियों, भावनात्मक के बारे में गार्डनर ने नहीं बताया है। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक क्रिया प्रक्रियाओं जैसे पैरा घटक और बुद्धि के द्वारा लिए जा सकने वाले विधिक रूपों जैसे सर्जनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह स्पीयरमैन करता है क्या? स्टेनबर्ग करता है क्या? बुद्धि का सावेट सिद्धांत या थ्रस्टन के प्राथमिक वाला, तो कौन सा यहाँ पर शामिल करता है? स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत साथियों। बुद्धि के तरल, मैंने बताया था तरल के अंदर ठोस और द्रव होंगे, तो ठोस और तरल किसमें होता है? केतली के अंदर होते हैं। तो तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया था साथियों? केतली ने दिया है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले छात्र जो है वो सृजनशील हो, अध्ययन हो, विश्लेषण हो या अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हो। जिनकी बुद्धि बहुत ज्यादा अच्छी है तो वो छात्र जरूरी नहीं है कि सृजनशील भी हो। जिनकी देखा होगा कई छात्र बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन वो अपनी सीट से ही नहीं उठते हैं, यानी नए नए जो एक्टिविटी होती है उसमें भाग नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। तो सृजनशील जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उनकी बुद्धि लब्धि बहुत ज्यादा हो। सृजनशील कई बार वो बालक भी हो जाते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है, जो सामान्य प्रकार के होते हैं उनके भी सृजनशील होने के चांस पूरे हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायता देती है? सीखने तो सीमित अवसर तो बढ़ाएंगे कैसे साथियों? बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाता है, ये भी नहीं होगा। उद्घाटन के बारे में बता रहे हैं, तो समस्या का समाधान बता दिया गए, समस्या का समाधान पहले बता दिया तो फिर वो सृजनात्मक का बढ़ावा नहीं देगा। जब बच्चों को स्वयं करने के लिए एक से अधिक अवसर दिए जाए कि आप कोई काम करके ला रहे हो, फिर मैंने कहा यार ये गलत है एक बार और करके लाओ, फिर करके लाए, फिर मैंने कहा थोड़ी सी कमी रहेगी एक बार और करके लाओ, तो जब वो खुद करेंगे तो वो क्या होगा, ज्यादा सीखेंगे। सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है? सृजनात्मक शिक्षार्थी, देखो अभिसारी का मतलब होता है आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं, तो मैंने कहा 206 हड्डियां सर, ये अभिसारी चिंतन हो गया। आपने अभिसारी का मतलब हो गया फटाफट एक उत्तर दिया और बात खत्म। अब सारी चिंतन क्या हो गया, मैंने कहा कि आपके शरीर के अंगों के बारे में बताइए, तो आपने कहा सर आंख होती है, आंख के बारे में रेटिना कॉर्निया होता है, दान करते समय कॉर्निया दान किया जाता है, और जब भी प्रतिबिंब बनता है वो आपके आंखों के ऊपर द्विफोकसी लेंस द्वारा उत्तल रूप में बनता है, और वो उल्टा बनता है हमेशा, वो मस्तिष्क में जाता है फिर दिखाई देता है। पेट में क्या होता है सर, पेट में अमाशय होता है, अमाशय में जठर रस होता है, जठर रस से HCl अम्ल निकलता है, और इसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है, एसिडिटी होती है हम इनो लेते हैं तो फिर MgOH2 होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है साथियों। तो वो जो डिटेल में बात कर रहा है ना वो क्या है, अभिसारी चिंतक है, और वही सृजनात्मक छात्र की पहचान होती है साथियों। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? सृजनशीलता मौलिक परिणामों की, देखिएगा साथियों एक सवाल आपकी परिभाषा से 100% पूछेंगे साथियों, एक प्रश्न परिभाषा से आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, उस प्रश्न के अगर आप में है याद करने की क्षमता तो याद कर सकते हो, लेकिन साथियों मैं आपसे ये कहूंगा
कि तुक्का लगा देना, क्योंकि परिभाषा अगर बात करें हर एक टॉपिक की कम से कम 20-20 परिभाषा याद करते हो तो अपने 20 टॉपिक है तो कम से कम 400 परिभाषा बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या करना, उस सवाल में तुक्का ही लगाना है। तो इसकी वैसे तो कौन हो जाएगा, सृजनात्मकशीलता का मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया। सृजनशीलता को मानसिक क्रिया कौन बताता है, क्रो बताता है साथियों। अगला है विज्ञान एवं कला, प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं साथियों, इसका क्या करना है, आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 50 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। 50 प्रश्नों की आज अपनी पूरी की पूरी सीरीज थी। 50 प्रश्न कंप्लीट हुए साथियों। इसके अंदर मेन सृजनात्मकता और बुद्धि से संबंधित और एक अवस्थाओं से संबंधित, यहां से संबंधित 3 टॉपिक में से सवाल लिए गए थे साथियों। टॉप मोस्ट प्रश्न थे। कुछ प्रश्न हो सकता है 50 में से अगर आप यहाँ पे, मैं कहता हूं अगर 50 में से 30 प्लस भी आप जा रहे हो ना साथियों, तो बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि मैं मेरी तरफ से यही कोशिश कर रहा हूं कि पेपर थोड़ा टफ बनाया जाए। अगर मैं सरल बना दूंगा तो आप कल को बैठ जाओगे सर इतने नंबर आ गए, अब तो क्या करना, बहुत अच्छे से सरल से। नोट्स में से भी सवाल थोड़े बहुत बाहर से भी लिए, हर एक सवाल नोट्स का भी नहीं है साथियों। ध्यान देना कि आपके जो 30 प्रश्न आएंगे साइकोलॉजी के, नोट्स में से एज इट इज 15 से 20 सवाल लाइन टू लाइन मिलेंगे आपको। 10 सवाल ऐसे होंगे जो आपको किसी भी नोट्स में नहीं मिलेंगे साथियों, चाहे आप बड़े बड़े टीचर के नोट्स देख लें उसमें भी नहीं। बस वो 10 प्रश्न आपकी समझ के ऊपर आधारित आएंगे साथियों। कोई कहता है कि सर 30 के 30 मेरे नोट्स में से आएंगे, 25 आएंगे, 28 आएंगे, नहीं आएंगे साथियों। साइकोलॉजी इसी का तो नाम है कि आपने बिल्कुल रट ली, कर ली, बहुत अच्छे से कर ली, तो 20 से ऊपर नहीं जाओगे साथियों। समझी है, अगर आपने पूरे नहीं सिलेबस करा लेकिन समझना आ गया, प्रश्नों को करना कैसे वो आ गया, तो आप अच्छे से आराम से हैंडल कर सकते हो साथियों। तो साथियों क्या करना है, प्रश्न को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ना है। अंडरलाइन करनी है, जो शब्द गहरा दिख रहा है उसको क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। उसके बाद में क्रॉस मेथड अपनाना है, अगर नहीं होता है तो नेगेटिव चीजें हटाना है ऑप्शन में से। तो साथियों अगर इस प्रकार से करोगे तो 100% है कि आपके 30 में से 25 तक सवाल जाने की संभावना रहेगी साथियों, 25 तक। और अगर अच्छी तैयारी है तो 30 में से 28-29 भी पहुंच सकते हो साथियों। तो साथियों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।